1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर फ्लैग होस्ट क्यों नहीं किया? सिर्फ खाली खाली रखे वादे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। तो मुसलमान नहीं, या तो बहुत इलाज करना ही मेरा काम है। गंदगी से भरपूर है। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा गहरी चोट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहुंच गई है। मोहन भागवत जी को अंदर तक ऐसा धक्का लगा है कि उसकी टीस अभी तक जा नहीं रही। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मोहन भागवत मुंबई तक दौड़े दौड़े पहुंचे और पूरे देश से आए हुए लगभग 2000 छात्रों के साथ संवाद किया। संवाद क्या था? एक तरह की कोशिश थी कि नई पीढ़ी को अपने पाले में खींच लिया जाए, लेकिन उस संवाद के बाद जो असली तस्वीर सामने आई वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। मतलब पूरी मेहनत कर डाली, सारे तीर छोड़ दिए, लेकिन नतीजा शून्य निकला। छात्र मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे और तो और ऐसे ऐसे तीखे सवाल दागे। और खबरें ये आ रही है कि मोहन भागवत तय समय से पहले ही कार्यक्रम समेट करके वहां से निकल आए, यानी सवालों के आगे टिक नहीं पाए। छात्रों ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठा दिए जो सीधे स्वयंसेवक संघ की जड़ में सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जड़ में मट्ठा डालने वाले थे। अब सोचिए, सबसे बड़ा सवाल क्या पूछा गया। एक छात्र ने सीधे मोहन भागवत जी से पूछ लिया कि साहब ये तो बताइए कि 50 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। और ये सवाल ठीक उसी महीने में पूछा गया जब चंद दिनों बाद 15 अगस्त आने वाला है। हर हफ्ते बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस, एक हफ्ते बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, राष्ट्रवाद पर लंबे प्रवचन देंगे। लेकिन उससे ठीक पहले एक जिंजी की एक बच्चे ने ऐसा सवाल दाग दिया जिसका जवाब मोहन भागवत के पास सीधा सीधा था ही नहीं। और जब जवाब नहीं था तो क्या किया? वही किया जो संघ वर्षों से करता आया है, यानी जलेबी बनाई। जलेबी घुमा घुमा करके बनाई और उस जलेबी को बनाने के चक्कर में इतना झूठ परोस के चले गए, इतना फरेब परोस के चले गए कि सुनकर के आप भी सिर पकड़ लेंगे। उस पूरे झूठ को आज मैं डिकोड करूंगा, बताऊंगा कि कहां कहां तथ्यों की हत्या की गई। साथ ही ये भी बताऊंगा कि उस कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद बच्चों ने कैमरे पर आरएसएस और मोहन भागवत के बारे में क्या कहा और क्यों ये पूरा मामला भाजपा के लिए सबसे बड़ी अलार्म बेल है। फिर आपको ले चलूंगा उत्तर प्रदेश, एक पुलिस कप्तान की भाषा से आपको परिचित कराऊंगा। ये वो शब्दावली है जो सीधे सीधे एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रही है। वो पूरा बयान मैं आपको सुनवाऊंगा और उस पर बात करूंगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के अपने गृह नगर की पोल पट्टी खोलेंगे, वो भी किसी विपक्षी नेता के मुंह से नहीं बल्कि खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुंह से। और आखिर में बात होगी भाजपा के एक सांसद की उस कंपनी की जिसने हजारों करोड़ का घोटाला करने के बावजूद फिर से बड़े बड़े ठेके हासिल कर लिए हैं। नितिन गडकरी उन पर मेहरबान क्यों हैं ये भी समझेंगे। कहीं ठेके पर ठेके दिए जा रहे हैं, कहीं जनता के हाथ सिर्फ गड्ढे लग रहे हैं। लगता है इन्हें भरोसा हो गया है कि जनता को तो सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान से मतलब है। सड़क पर चलते चलते कोई गड्ढे में समा जाए, जिंदगी काल के गाल में चली जाए तो कह देंगे हादसा था, बात खत्म। चलिए सबसे पहले उसी सवाल पर लौटते हैं जिसने मोहन भागवत को कुर्सी पर बेचैन कर दिया। छात्र ने बड़े शांत लहजे में पूछा कि सर, 1950 से लेकर के 2002 तक यानी लगभग 50 साल आरएसएस ने अपने राष्ट्रीय मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर फ्लैग होस्ट क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसका रीजन क्या है? किसने नहीं किया? 1950 से लेकर 2002 तक अब मोहन भागवत जी ने जवाब में क्या किया? इतिहास की मनगढ़ंत कहानी सुनानी शुरू कर दी। जलगांव का जिक्र किया, कांग्रेस अधिवेशन का जिक्र किया, झंडे पर चढ़ने वाले किसी स्वयंसेवक की मनोहर कहानी सुनाई कि कैसे वो स्वयंसेवक झंडे पर चढ़ गया। हेडेगवार जी ने खुद जाकर के उसे लोटा देकर के सम्मानित किया। मतलब पूरी की पूरी परिकथा सुनकर के आपको लगेगा कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान तो आरएसएस का ही था, बाकी सब लोग तो बस बैठ करके तमाशा देख रहे थे। अब मैं आपको इसका असली सच बताता हूं। लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने मोहन भागवत के इस झूठ को धागे की तरह खोल करके रख दिया है। जो झूठ हजारों लाखों घरों में जाकर के वैसे ही काम करता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार को मुस्लिम बताने वाली कहानी काम करती है। आपको याद होगा आज भी तमाम घरों में ये कहानी प्रचलित है कि नेहरू जी का परिवार असल में मुसलमान था।
ये कहानी संघ ने ही रोपी थी। ठीक वैसे ही ये तिरंगे वाली कहानी अगली पीढ़ी के दिमाग में बो देने की कोशिश थी, लेकिन अशोक कुमार पांडे ने वो कूड़ा बाहर निकाल करके फेंक दिया है। देखिए क्या तथ्य है। पहली बात, 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन जलगांव में हुआ ही नहीं था। जिसका जिक्र मोहन भागवत बड़े आत्मविश्वास से कर रहे थे, वह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और उसमें मालवीय जी की गिरफ्तारी की वजह से नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी। दूसरी बात, 3 रंगों वाला झंडा कांग्रेस ने पहली बार 1924 में नागपुर में फहराया था और उसे स्वराज झंडा कहा गया। तीसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रावी नदी के तट पर वही झंडा फहराया और पूर्ण स्वाधीनता की ऐतिहासिक घोषणा की। और चौथी बात, 1931 में कराची अधिवेशन में इसे कांग्रेस के आधिकारिक ध्वज का दर्जा दिया गया। यानी मोहन भागवत ने जितना बोला उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो सटीक हो। यही झूठ अब आपको व्हाट्सएप पर आएगा, इतिहास बनकर पहुंचेगा और लोग इसी को सच मान लेंगे। यही आरएसएस का असली सच है, जिसे अशोक कुमार पांडे जैसे इतिहासकार बेपर्दा कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि आज की पीढ़ी, जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो अंधभक्त नहीं है। वो तर्क करती है, सवाल करती है, गूगल करती है, वेरीफाई करती है। जब इन मनोहर कहानियों को सुनकर के छात्र और छात्राएं बाहर निकले तो उन्होंने बिना डरे अपना एक पूरा एनालिसिस दिया, अपना पूरा निष्कर्ष कैमरे पर रख दिया। एक बच्ची ने साफ साफ कह दिया कि मोहन भागवत जी की ज़्यादातर बातों से मैं असहमत हूँ। कैसा लगा मोहन भागवत जी, इनके साथ जो संवाद हुआ है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? I disagreed with most of the takes that मोहन भागवत जी made, और वो जो टेक्स भी दे दिया हमको, वो मोस्टली दे weren't substantial, like कुछ उसके पीछे फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, सिर्फ खाली रखे वादे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। यानी 2 बच्चियों ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि हमारा इनसे मेल नहीं बैठ पाएगा, हम इनकी बातों से डिसएग्री करते हैं और हमें इनकी बातों में कोई दम नहीं लगता। रवीश कुमार ने भी इसी संदर्भ में बहुत सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जेनजी हैं, ये तर्क कर रही हैं। मोहन भागवत संवाद के नाम पर सरकार से अलग दिखने का प्रयास कर रहे हैं, संवाद की कमी का उपदेश दे रहे हैं। मगर सवाल यह है कि सरकार ने संवाद कब किया? मोहन भागवत कहते हैं कि जेनजी ईमानदार है, एंटी नेशनल नहीं है, जबकि संघ के अपने ही लोग टीवी पर जाकर के इसी जेनजी को एंटी नेशनल बताते फिरते हैं। गोदी मीडिया एक बच्ची के घर और दुकान तक पहुंच गया, उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। तो जब जमीन पर आपका आचरण ऐसा है तो मोहन भागवत की मीठी मीठी बातें असर कैसे करेगी? ये बातचीत आंदोलन खत्म होने के बाद हो रही है। सरकार और गोदी मीडिया का बर्ताव अगर ठीक होता तो शायद मोहन भागवत की बातें भी असर करती, लेकिन आधी अधूरी आलोचना, वो भी बिना नाम लिए, किसी को प्रभावित नहीं कर पाती। रवीश कुमार की बात यहां और भी सटीक बैठती है, क्योंकि आरएसएस के ही नेता अतुल निमय ने खुले तौर पर कहा कि जंतर मंतर पर जो हुआ वो देशद्रोह था। यानी जो बच्चे अपनी बात रखने के लिए वहां जुटे वो देशद्रोही थे। ये किसी भाजपा के चुटभैये नेता ने नहीं कहा, ये खुद आरएसएस के जिम्मेदार नेता ने कहा और उनका बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यही दोहरा चरित्र है। एक तरफ मोहन भागवत छात्रों को सिर पर हाथ फेरने की एक्टिंग करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की टीम के लोग उन्हीं छात्रों को गद्दार बताते हैं। अब चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तस्वीर रामपुर की है। जिस तरीके से पूरे देश और खास करके यूपी में हिंदू मुसलमान का जहर घोला जा रहा है, उसमें पुलिस विभाग भी अछूता नहीं रह गया है और सिर्फ जहर तक बात होती तो भी गनीमत थी। अब तो पढ़े लिखे आईपीएस अफसर जब अपने मुख से खुलेआम गटर छाप भाषा को बोलने लगते हैं तो समझ जाइए कि इस देश की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव जिन कंधों पर टिका है वो कंधे कितने ढीले पड़ चुके हैं। रामपुर के एसपी अनिल सिंह सिसोदिया का बयान इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या मुसलमान जो है कभी इस तरह काम नहीं कर सकता है, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं मुझे बड़ा आश्चर्य है, या तो मुसलमान नहीं या तो बहुत फिर इलाज करना ही मेरा काम है। और मैं यहाँ के भी सभी जो मौजूद लोग हैं, मुतवल्ली लोग हैं, मौलवी लोग हैं, उनसे एक बार गोष्ठी करके उनसे भी अपील कराऊंगा कि इस तरह का कृत्य लोग ना। उन्होंने कैमरे पर रिकॉर्ड पर बड़े इत्मीनान से ये बात बताया कि सच्चा मुसलमान कौन होता है और सच्चा नहीं होता तो उसका इलाज कैसे किया जाए। एक पुलिस अधिकारी की जुबान से इलाज शब्द निकलना अपने आप में इतना डरावना है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, वर्दी पहन करके कोई अफसर धर्म के आधार पर तय कर रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और झूठे का इलाज उसका काम है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने कहा कि ये अनुज चौधरी 2.0 हैं।
आपको याद होगा अनुज चौधरी वही एसएसपी थे जिन्होंने वर्दी पहन करके हिंदू मुस्लिम बयानों से नाम कमाया था और उन्हें सजा तो दूर खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से एंडोर्समेंट दिया था, तारीफ की थी, प्रमोट किया था। नतीजा ये हुआ कि अब पूरे यूपी में एक होड़ मच गई है। हर अफसर सोच रहा है कि अगर प्रमोशन चाहिए, अगर बॉस की गुड बुक में आना है तो वर्दी के ऊपर भगवा गमछा डालना पड़ेगा और मुसलमानों पर टिप्पणी करनी पड़ेगी। यूपी में ये सब संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। अनुज चौधरी उस प्रयोग के रोल मॉडल बन चुके हैं और अब पूरी की पूरी पुलिस फोर्स प्रमोशन की भूख मिटाने के लिए संविधान के नाश्ते पर बैठी हुई है। अब उसी योगी आदित्यनाथ के अपने ही शहर की तस्वीर देखिए जहां से वो पूरे प्रदेश को हाँक रहे हैं, जिसे वो सीएम सिटी कहते हैं, यानी गोरखपुर। वहां की पोल पट्टी किसने खोली? विपक्ष के नहीं, खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खोली। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब वो पहुंची तो मंच पर स्वयं मुख्यमंत्री विराजमान थे और उन्हीं के सामने राज्यपाल ने ऐसा पिटारा खोला कि लोग सुनते रह गए। राम प्रसाद शुक्ला हॉस्टल गंदगी से भरपूर है और सीढ़ियों जो सीढ़ी ऊपर जाने वाली, वाह, पान मसाला से भरी हुई है। बोलो। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तो गोरखपुर है, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी खुद बैठे हैं, यहाँ अगर ऐसी कमियां रहेंगी तो बाकी प्रदेश का क्या होगा। उन्होंने हॉस्टल की गंदगी का जिक्र किया, सीढ़ियों पर पान मसाले की पीक का जिक्र किया, बिजली पानी पंखे तक की समस्याओं की बात की और तो और ड्रग्स और शराब जैसे गंभीर मुद्दों पर भी नहीं रुकी। यानी उन्होंने अपनी स्पीच में कोई सिरा नहीं छोड़ा, बंजर जमीन में एक तिनका भी हरा नहीं छोड़ा। अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट करके लिखा कि सीएम सिटी की बदहाली का ऐसा सच आनंदी गवर्नर बता गई कि सत्ता के पास कोई जवाब नहीं है। सोचिए, ये हाल सीएम सिटी का है, जमीन का पूरा सिस्टम ध्वस्त पड़ा है और भाषणों में है सिर्फ कमाल ही कमाल। ऊपर से बुलडोजर की तस्वीरें, हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स, धर्म की बातें, असल मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सफाई सब हाशिए पर पड़े हैं। अब चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री बदल बदल कर आते रहे, लेकिन हाल कमोवेश वैसा ही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनका इतिहास आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार का जो भविष्य है, यानी वो स्कूली बच्चे, वो कितने अंधकार में जी रहे हैं और वही भविष्य अब सड़कों पर उतर रहा है। ये ज़्यादा ज़रूरी खबर है। जेन अल्फ़ा यानी वो बच्चे जो अभी स्कूल में हैं, उन्होंने अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए झंडा उठा लिया है। तो तुम लोग क्या चाह रहे हो? अभी क्या चाह रहे हो? मुजफ्फरपुर के पत्ताई हाई स्कूल में छात्रों ने प्रदर्शन कर दिया, मास्टरों को सस्पेंड करने की मांग हो रही है, स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की मांग हो रही है। पत्रकार आवेश तिवारी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि बिहार के जेन अल्फा छात्रों ने छात्र एकता का बिगुल फूंक दिया है। स्कूल में व्यवस्था को लेकर के बच्चे सड़क पर हैं। अब सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार, मुश्किल इसलिए बढ़ेगी क्योंकि तमाम जिलों से ऐसी ही खबरें रिस रिस करके बाहर आ रही है। जंतर मंतर से प्रेरणा लेकर के देश के बच्चे, चाहे जेनजी हों, अल्फा हों या मिलेनियस हों, अब जोश में आ चुके हैं। मजे की बात यह है कि इस बार सबको माफ करने वाला मोदी जी का कोई वीडियो नहीं आया है। जब किसान आंदोलन हुआ था तब वीडियो आया था, जब कुछ और हुआ था तब भी वीडियो आया था, लेकिन बच्चों के मामले में चुप्पी है। अब उत्तर प्रदेश में करप्शन की एक ऐसी कहानी सुनिए जो सुनकर के आपका खून खौल उठेगा। आपको याद होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इसी साल जुलाई में बनकर के तैयार हुआ था। हजारों करोड़ रुपए की लागत लगी थी, बड़े बड़े शिलान्यास हुए, फीते काटे गए, तस्वीरें छपी, लेकिन एक महीना भी नहीं ठीक से चला और पूरा एक्सप्रेसवे तबाह हो गया। जगह जगह गड्ढे, दरारें, धसाव। जिस कंपनी ने ये एक्सप्रेसवे बनवाया था वो कंपनी है PNC इंफ्राटेक, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जैन बंधुओं की बताई जाती है। ये कंपनी पहले भी बड़े बड़े खेल कर चुकी है, जांच के दायरे में है। अवैध खनन के मामले में 14 करोड़ का जुर्माना भी लग चुका है। CBI जांच चल रही है, लेकिन कृपा है कि बरसती ही जा रही है। अभी 20 दिन पहले उसी उत्तर प्रदेश में NHAI ने इसी कंपनी को 3483 करोड़ रुपए के नए ठेके थमा दिए। पत्रकार ममता त्रिपाठी ने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये खुलासा किया। उन्होंने लिखा कि सरसों के तेल का काम करते करते सड़क किंग बने जैन बंधुओं का ताजा नमूना है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। इनकी कंपनी को सिर्फ नॉन फॉर्मर की श्रेणी में डाला गया, ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, यानी कृपा की बरसात हुई। ब्लैकलिस्ट तो दूर, सजा तो दूर, उल्टे नया ठेका दे दिया गया। वो भी सिर्फ बनाने का नहीं बल्कि 15 साल तक टोल वसूलने का, यानी 15 साल तक जनता की जेब से पैसा निकालने का लाइसेंस भी दे दिया गया। सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे का
डाका डालने वाली एक्सप्रेसवे को महीने भर में तोड़ देने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? एथेनॉल के मंत्री जी यानी नितिन गडकरी, जो कि कभी मिस्टर क्लीन कहलाते थे, इनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जब इन पर सवाल उठते हैं तो जवाब देने के बजाय नोटिस भिजवा दिया जाता है। यह है भाजपा की निर्लज्जता का आलम। एक तरफ खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, दूसरी तरफ पार्टी के सांसद की कंपनी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम झोंक दिया जाता है। और आखिर में एक तस्वीर आगरा से। हाईवे पर इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें आदमी उतर सकता है, और उतरा कौन? समाजवादी पार्टी का एक नेता नितिन कोहली। उसने गड्ढे में उतर करके सांकेतिक प्रदर्शन किया कि विकास की गहराई हम माप रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी गहरी है। यह तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश की हकीकत है। एक तरफ हजारों करोड़ों के ठेके बट रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी के लिए हाईवे पर गड्ढे हैं जिनमें उसकी गाड़ी, उसकी जान, उसका परिवार समा सकता है। तो साथियों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ मोहन भागवत जी हैं जो झूठा इतिहास परोस करके नई पीढ़ी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पीढ़ी सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ यूपी पुलिस है जो वर्दी पहन करके धार्मिक जहर उगल रही है। तीसरी तरफ सीएम सिटी की बदहाली है जिसे खुद राज्यपाल ने उजागर कर दिया है। चौथी तरफ बिहार के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने हक के लिए सड़क पर उतर आए हैं। और पांचवी तरफ भाजपा सांसद की वो कंपनी है जिसे घोटाले के बावजूद हजारों करोड़ के ठेके बांटे जा रहे हैं। यह सब एक साथ हो रहा है, एक ही समय में हो रहा है, और सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जनता अब आंख खोल रही है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, और यही असली उम्मीद है। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।